कितने सालों के पीवाईक्यू आप प्री के लिए किए थे आपने? मैंने 20 साल का करा था। 20 साल। कौन सा ऐसा कोर पॉइंट है जहाँ से ज़्यादातर सवाल करके किया जा सकता है सीधे? आप मैथ और लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा दो, क्योंकि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है, आप एग्जाम हॉल में ही आपको पता चल जाता है या तो आप गलत हो या तो सही हो। कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा एक अगर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड है तो उसके लिए मेकआउट करना कि ये सही आंसर है कि नहीं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात करें यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आप। थैंक यू। क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, माध्यम क्या है? मेरा नाम प्रज्ञा है और ये मेरा यूपीएससी में 3rd अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है एंड मेरा मीडियम इंग्लिश था एंड ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। कैसा रहा इंटरव्यू मैडम? इंटरव्यू सही था, बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल। वो आपको स्पेस देते हैं कि आप आंसर्स दे सको एंड आपने जो कीवर्ड्स लिखे हैं उसके बेसिस पे ही आपका इंटरव्यू चल रहा होता है। अच्छा। कहाँ से ज़्यादातर सवाल आप पूछे गए? सवाल मेरे लिए तो लॉ से ज़्यादा क्वेश्चंस थे क्योंकि मेरी रीसेंट डिग्री लॉ से थी। मैडम ये करंट से आईआर से रहा है कुछ सवाल? हाँ, एक यूएस चाइना का क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा कि इंडिया को किसके साथ ज़्यादा एंगेज करना चाहिए, यूएस के साथ या चाइना के साथ। तो उन्होंने बोला कि तुम अपना ओपिनियन बताओ। तो मैंने बोला कि सर एट द मोमेंट जैसा ट्रम्प का चल रहा है हमें भी यूएस के साथ ज़्यादा एंगेज करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कुछ बोलता है फिर दूसरे दिन कुछ भी बोल देता है। तो उसका हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और चाइना के साथ तो हाँ हमें एंगेज करना ही चाहिए क्योंकि हमारे वो नेबर में है। तो उसके साथ तो एंगेज करना चाहिए, बट अभी हमारी प्रायोरिटी यूएस होनी चाहिए। मैडम प्री मेंस इंटरव्यू, प्री का क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, मेंस की क्या रही? बारी बारी से थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि प्री के लिए बच्चे इसको पार कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्या रहा कैसा रहा? प्री के लिए तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था प्री पार करना, क्योंकि मैंने जिस अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया उस अटेम्प्ट में ही मेरा ये यहाँ तक मैं पहुँच गई। तो प्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए पीवाईक्यू है। तो आप पीवाईक्यू सारा एनालाइज करो, उसे अटेम्प्ट करो, उसे बंद करके अटेम्प्ट करो। और हाँ, आप टेस्ट सीरीज भी दो, टेस्ट सीरीज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उससे आपके करंट कवर हो जाता है, स्टैटिक भी कवर हो जाता है। बट कुछ भी हो जाए पीवाईक्यू को मत लीव करो। प्री के लिए वही सीक्रेट है। ऐसा नहीं कि आपने सुपरफिशियली पीवाईक्यू देख लिया, वैसा नहीं, आप डीप जाओ। अगर उसमें कोई वर्ड है तो उसको सर्च करो, क्या है वो वर्ड, क्यों है वो वर्ड, तो आप उसके बारे में फिर कर सकते हो। जैसे आप करते थे पीवाईक्यू जो एनालिसिस, जैसे आपने बोला डीप जाने की ज़रूरत है, कैसे एनालिसिस करते थे? जैसे ऑप्शन का कैसे देखते थे? जैसे अगर उन्होंने कोई ऑप्शन दे रखा है, किसी प्लेस का नाम है, तो आप वो ऑप्शन गूगल करोगे तो उस पर वो विकिपीडिया खुल जाएगी, तो उस पर आपको पता चल जाएगा उस प्लेस पे और क्या क्या इवेंट्स हो चुके हैं। तो फिर हो सकता है वो ऑप्शन दोबारा ना दे, बस वो इवेंट पूछ लें जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा। तो वैसे जाना है आपको। कितने सालों के पीवाईक्यू आप प्री के लिए किए थे आपने? मैंने 20 साल का करा था। 20 साल की किए? 20 साल कितनी बार किए थे? एक ही बार कि 2 बार कि 3 बार? तो लगता है 4-5 बार से ज़्यादा मैंने उसे देख लिया था। बाद में क्योंकि आप 2-3 बार अच्छे से कर लेते हो, फिर आप फ्लिप करते हो। आपके खुद के बनाए हुए नोट्स है, आपको पता है क्या आपको देखना है, इज़ द ये सब सेंटेंस में फिर आप नहीं देखते हो, फिर कीवर्ड्स देखते हो। तो फिर आप कीवर्ड्स देखते हो, फ्लिप करते हो। अच्छा, सीसेट के लिए क्या करते थे मैडम? सीसेट, मेरा थोड़ा मैथ्स का बैकग्राउंड था 12th तक, तो मुझे सीसेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। तो वो मैंने टेस्ट सीरीज जो लगाया, मतलब टेस्ट दिए थे 2-3, तो उससे ही वो कवर हो गया था। जिसको प्रॉब्लम होती है बच्चों को सीसेट में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कौन सा ऐसा कोर पॉइंट है जहाँ से ज़्यादातर सवाल करके किया जा सकता है सीसेट? आप मैथ और लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा दो, क्योंकि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है, आप एग्जाम हॉल में ही आपको पता चल जाता है या तो आप गलत हो या तो सही हो। कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा एक अगर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड है तो उसके लिए मेकआउट करना कि ये सही आंसर है कि नहीं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा रिस्क टेकिंग है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कॉम्प्रिहेंशन में आप सोच कुछ और रहे होते हो, आंसर कुछ और निकल जाता है। मेरे साथ भी हुआ है कई बार। बट अगर आपका मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग सही है तो आप फिर हो जाएगा फिर। दोस्तों, जब भी मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले जितने भी टॉपर्स बने उनसे बात की तो सबने यही बताया कि हर एक दिन नया चैलेंज देखने को मिलता था। न्यूज़पेपर का ढेर हो, एनसीईआरटी कब खत्म होगी, मॉक टेस्ट से भी डर लगता था। तब उन्होंने यही बताया कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही रणनीति और सेल्फ इवैल्यूएशन से ही सफलता मिलती है। और इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास इलाइट रिकमेंड करता हूँ। आपकी यूपीएससी के लिए 4 चांद लगाने वाला काम करेगा। मैं मानता हूँ कि स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पास इलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर एक स्टेप पर गाइड करेगा। पास इलाइट यूपीएससी फीचर्स में 300 प्लस टेस्ट मिलेंगे प्रीलिम्स के, हर सब्जेक्ट की थ्रू प्रैक्टिस होगी। 170 प्लस पीवाईक्यू रहेंगे मेंस के, जो 2011 से 2024 के असली सवाल जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। डेली करंट अफेयर्स मिलेगा आपको। मेंस के आंसर राइटिंग टेस्ट होंगे। इस प्रकार से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं।
और हमारा यदि कूपन कोड यूज करेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोल करें। और आप अपना पहला मॉक टेस्ट कब देने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपने जीएस पेपर में किया था प्री में? लगभग कितने क्वेश्चन? मैंने लगभग 92 से 93 क्वेश्चंस करे थे। तीसरा अटेम्प्ट था आपका? हाँ जी। तो तीनों अटेम्प्ट में इतना ही किया था कि इस बार आपने किया था? नहीं, पिछले अटेम्प्ट में भी करा था। पिछले अटेम्प्ट में मेरा प्री 0 पॉइंट समथिंग मार्क्स से छूट गया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक था। तो हर अटेम्प्ट में मैंने इतना ही करा था, बट तो फिर आप एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़रूरी होता है। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? प्री के बाद कि पहले से साथ ही से कर रहे थे? मैं आपको सच बताऊं तो मैंने जब एंथ्रो लिया था तब से मैंने आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने एंथ्रो ही इसके लिए लिया था। तो उसको प्रैक्टिस नहीं करना तो बेवकूफ़ी है। मैंने प्री को बाद के लिए छोड़ रखा था, क्योंकि प्री इज़ नॉट व्हाट डिसाइड्स योर रैंक, आपका मेंस रैंक डिसाइड करता है। तो प्री को मैंने सोचा क्वालिफाइंग है तो उसमें मैंने छोड़ रखा था कि मैं लास्ट में करूँगी। तो आंसर राइटिंग तो मैंने जब एंथ्रो फर्स्ट ईयर में थी तब से मैं थोड़ा बहुत करती थी एंथ्रो के साथ साथ। ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन करती थी, बट हाँ 1-2 घंटे मैं निकाल लेती थी। अच्छा। जैसे आंसर राइटिंग आपने बोला शुरू से किया है, तो क्या शुरू में क्या करें क्या नहीं करें? बच्चों को ये भी डाउट रहता है लिखते समय, फिर शुरुआत में लिखते हैं तो कैसे लिखें, वो डाउट में बहुत रहते हैं। क्या कहना चाहिए इसके लिए? आपने जो भी पढ़ा हो उसका PYQ में क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक आता है और चैप्टर वाइज आता है। आप वो उठाओ, वो सॉल्व करना शुरू करो। आपने जो पढ़ लिया उसमें तो आप लिख ही सकते हो। अगर आपको याद नहीं है, बिना देखे नहीं लिख पा रहे हो, तो देख के ही लिखो, लेकिन लिखो। देख के ही प्रैक्टिस करोगे तो भी वो चीज़ दिमाग में जाएगी, तो वो बाद में फिर काम आती है। कैसे स्ट्रक्चर बनाते थे जैसे आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के लिए जो कॉपी होती है, क्या स्ट्रक्चर बनाने का क्या तरीका रहता है? पहले तो एक इंट्रोडक्शन रहता था, फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको मैं एड्रेस करती थी पॉइंट वाइज, जैसे 10 पॉइंट या 12 पॉइंट या 15, कभी कभी 17 भी हो जाते थे। और फिर बीच में कुछ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स अगर एप्लीकेबल है क्वेश्चन में तो बना देती थी, और कुछ फैक्ट्स अगर मुझे देने हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं वो फैक्ट्स दे देती थी, और लास्ट में कंक्लूड कर देती थी। वो एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर देती थी उस आंसर। कितने सालों के मेंस के लिए आपने लगाए मॉक? कितने PYQ? मेंस के मैंने 12 साल के लगाए 12 थे, साल। क्योंकि उसके पहले मेंस का पैटर्न भी थोड़ा अलग था। अच्छा, कुछ ऐसा लगता है कि दोहराए जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा लग मतलब अगर आप 10 साल का लगा लो तो आपका एक तरह से पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आप 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 साल का लगा रहे हो तो 200 क्वेश्चंस आप एक सब्जेक्ट पे कर रहे हो। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी लगाते ही हैं लोग, मैंने भी टेस्ट सीरीज लगाई थी मेंस की। तो आपका एक क्वेश्चन बैंक बन जाता है 500-600 क्वेश्चंस का, और अगर आपने उसको बहुत बार प्रैक्टिस कर रखा है तो अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो भी आप उसको एक पोजिशन में होते हो कि आप उसको एक फेयरली अटेम्प्ट दे दोगे। NCERT पढ़ी कि छोड़ी? बच्चों के ये बहुत सवाल रहते हैं कि छोड़े पढ़े, क्या किया था आपने उसके लिए? मैंने NCERT पहले स्किम थ्रू तो कर ली थी, क्योंकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड थोड़ा सही था 10th तक, तो बट 12 में मैंने साइंस में स्विच कर लिया था। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स उठाए थे, और बेसिकली मेरा जितना भी रहा था स्टैंडर्ड बुक्स पे रहा था, क्योंकि NCERT में बहुत बेसिक रहता है। वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग तो बना देगी, बट ज़रूरी नहीं कि उससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अच्छा। उसके नोट्स बनाए थे कि आपने केवल पढ़ाई की थी? मैं बुक में ही स्क्रिबल करती थी। मुझे कुछ लगता था कि ऐड करना, मैं उसमें स्क्रिबल कर देती थी, या स्टिकी नोट्स लगा देती थी, या फिर उससे ज़्यादा तो 1-2 शीट्स लगा के उसी में चिपका देती थी। अच्छा। मेरी बुक ही मेरी नोट्स रहती थी, अलग से नहीं। नोट्स आपने कोई भी सब्जेक्ट के नहीं बनाए कि NCERT के लिए ऐसा करते थे? नहीं, मैंने PYQ के लिए नोट्स बनाए थे। PYQ की बाकायदा मेरी अलग से नोट्स थी, बट मेरी जो स्टैंडर्ड बुक्स थी मेरी वो बुक ही नोट्स थी। अच्छा। तो उसमें ही मैं सारा कुछ कर देती थी। ऐसे और एथिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में तो जैसे मेरी लिटरेचर पार्ट थोड़ी अच्छी थी, इंग्लिश वगैरह, तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। जैसे कुछ पोएम्स लिख दो आप, या मतलब उसमें आपको अपना थोड़ा आर्टिस्टिक दिखाना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि सब लिख रहे होते हैं। थोड़ा सा आप अपना दिखाओगे पोएम्स वगैरह, या फिर कुछ आपको पता है या आपने कोई नॉवल पढ़ी है तो उसके बारे में लिख दोगे और रिलेट कर पाओगे आप उससे रियल लाइफ से, तो फिर वो एक अलग इम्पैक्ट डालता है इंसान पे। अच्छा। और एथिक्स में अगर कोई फ़िलॉसफी से रिलेटेड इंसान है तो वो अगर आप किसी फिलोसफर को कोट करते हो अपना आंसर प्रूव करने के लिए, या कोई करंट पॉलिसी या करंट प्रोग्राम चल रही है गवर्नमेंट की, उससे रिलेट करते हो, या कोई करंट इवेंट या कोई एक्सीडेंट हुआ है उस पर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी एक्शन ली है, वो आप कोट करते हो, तो फिर वैल्यू एडिशन हो जाता है अच्छे से। एजुकेशन बैकग्राउंड भी मैटर करता है UPSC में क्या? देखिए, मैंने जो कोर्सेज किए थे वो तो मैंने UPSC करने के लिए ही किए थे, तो मेरे केस में तो हाँ, जो मैंने पढ़ा वो मेरे लिए मैटर करता था। आपने साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है? मैंने एंथ्रोपोलॉजी, हाँ साइंस बैकग्राउंड ही था, बट मेरा ऑप्शन भी एंथ्रोपोलॉजी था, उसको मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में लगाया। ग्रेजुएशन किया तो तभी एंथ्रो लिया आपने? हाँ, मेरा पहले से ही पॉइंट था कि मुझे एंथ्रो लेना है, तो ही मैंने ग्रेजुएशन करा।
ये कब सोचा था कि यूपीएससी ही करना है? 12th में सोचा था मैंने कि करनी है मुझे। अच्छा अच्छा, तैयारी शुरू जब तभी से की थी कि अभी? नहीं, तब से कर दी थी मैं एनसीईआरटी 12th के बाद से। 12th में तो मेरा साइंस था तो वो ऑलरेडी बहुत हेक्टिक था तो पॉसिबल नहीं था उस समय। फ्री देने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप भी शायद देंगे इस बार का फ्री। हमें तो ये है कि इस बार आपका फाइनल हो गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? आप PYQ जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप PYQ प्रैक्टिस करो। PYQ इज़ द की, तो फिर वही है बस। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।